नमो वाकम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनके विषय में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, है ना। वैसे चलो दे दीजिए। अगला देखिए नंबर 4, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? उच्च धन आरण, उतः धन चारण, उत धन चारण, उचाह धन चारण। क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण। अच्छा, कौन सा नियम लगेगा इसमें? कौन सा संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो है, व्यंजन संधि का कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? एक हमने पढ़ा था, शुत्व संधि पढ़ा था, शुत्व संधि। उसमें नियम था तवर्ग के बाद यदि चवर्ग आता है, तवर्ग के बाद यदि चवर्ग आता है तो तवर्ग के स्थान में क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है ना। तो उत यहां पर ता है और चारण का चा है ना। तवर्ग है, यहां पर चवर्ग है, तो इस तवर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। चवर्ग होगा लेकिन तवर्ग का ये कौन सा वर्ण है? पहले नंबर का, तो चवर्ग का भी यहां पर पहले नंबर का वर्ण हो जाएगा, बन जाएगा उच्चारण। ठीक। नेक्स्ट सर कीजिएगा, भूर्ध्व। नंबर 5 है भूर्ध्व का संधि होगा। आज ही हम लोग पढ़े हैं दीर्घ संधि में, शाम वाले बैच में। क्या होगा बताइए? भूधन ऊर्ध्व, भूधन ध्वा, भूधन वा, भूधन ध्वा। क्या होगा? ऑप्शन ही इसमें अजीब से दिख रहे हैं, एक ही ऑप्शन सही। भूधन ऊर्ध्व, ये भी गलत है, इसको बड़ा होना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्ध्व। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? दीर्घ संधि का। अकः सवर्णे दीर्घा, किसी भी स्वर वर्ण के बाद समान स्वर आने पर इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? उसी का दीर्घ स्वर हो जाता है ना। तो बन जाएगा आपका भा में है ऊ, बाहर निकालिए, इधर ऊर्ध्व का ऊ है, इन दोनों ऊ को मिला के केवल एक ऊ रह जाएगा, बड़ा ऊ, है ना। बन जाएगा आपका भूर्ध्व। ठीक। अच्छा, अगला देखिए, नेक्स्ट कीजिएगा। अगला है छठवां, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह, सतधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। क्या होगा बताइए? देखिए क्या होगा इसका सही आंसर? सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। कौन सा संधि हो जाएगा? हाँ, दीर्घ संधि हो जाएगा। सत्य धन आग्रह, सवर्ण दीर्घ। नियम कौन सा है यहाँ पर? आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा, है ना। सत्यधन आग्रह। अगला सर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है ये आपकी, है ना। समास की परिभाषा क्या है? जब समास पढ़ेंगे तब दो शब्दों के मेल को अथवा संक्षिप्तीकरण, है ना, उसको समास कहा जाता है। संक्षेपण, समसनम अथवा
अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद बना दिया जाता है उसको समास कहा जाता है ना। आगे, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। बताइए, सुधन उक्ति बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 है ना, सूक्ति। कौन सा संधि है यहां पर? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का नियम क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ, है ना। क्या कहता है ये अकः सवर्णे दीर्घ? किसी भी स्वर वर्ण के बाद यदि उसी जाति का स्वर आता है, उसी के समान स्वर आता है, सजातीय स्वर आता है, तो दोनों के स्थान पर उसी का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अगला, पवन का संधि विच्छेद देखिए आ गया है। पवन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? इसमें विशेष ध्यान आपको रखना है, आपको याद कर जाना है कि आय किसके स्थान पे होता है, मुझे बताइए। आय किसके स्थान पे होता है? ए के स्थान पे होता है। क्रमशः याद कर लीजिए, ए, आई, ओ और औ, है ना। अब किसके स्थान पे होता है? ओ के स्थान पे। आई के स्थान पे क्या होता है? आय। औ के स्थान पे आव। ये चारों याद कर जाइए। अब देखिए, जैसे पवन है, पावन और एक है पवन। आप देखिए इसमें बीचों बीच किस चीज की ध्वनि आ रही? आव की ध्वनि आ रही है ना पावन बोलने से। जिस तरह गायक और नायक, एक होता है नयन और चयन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर नायक बोलने से एक बीच में जो ध्वनि आ रही आय की, आ रही है ना, आय। उसी तरह से गायक, तो आय किसके स्थान पे होता है? हाँ, आय, आय आई के स्थान पे होता है। तो इनकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका नय धन अक, क्योंकि आय होता है आई के स्थान पे, तो इसका हम विग्रह क्या करेंगे? नय धन अक। उसी तरह से गई धन अक बराबर गायक। अब यहां पर काहे की ध्वनि आ रही है बीच में? आई की, आई की आ रही है ना। आई किसके स्थान पे होता है? ए के स्थान पे। अगर कहें आपसे इस शब्द को तोड़िए नयन को, तो कैसे तोड़ेंगे? नेधन, अच्छा। और चयन को तोड़िए तो चेधन अन, चयन, बिल्कुल। अब उसी तरह से देखिए पावन, बीच में काहे की ध्वनि आ रही है? आव की। आव किसके स्थान पे होता है? औ के स्थान पे। अब मैं कहूं कि इसे तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? पौधन अन, पवन को पोधनन, क्योंकि अब की ध्वनि आ रही ना, औ के स्थान पे अब होता है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए बस, है ना। चलिए आगे, स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए कौन सा है? अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। नीरस, बताइए कौन सा है स्वर संधि का उदाहरण? नीरस कैसे? अलग अलग कीजिए, एक बार अलग अलग कीजिए। अन्वय है ना, अनुधन, अनुधन आय। कौन सा संधि हो गया यहां पर? स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर के अंतर्गत कौन सा संधि है यहां पर? यण संधि। कौन सा संधि है? यण संधि। यण संधि का नियम क्या है? नीरस नहीं होगा, नीरस होता है निहि धन रस। विसर्ग के बाद यदि र आता है तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है, और जो स्वर वर्ण होता है उसको दीर्घ हो जाता है, तो बन जाएगा नीरस, है ना। नीरस में विसर्ग संधि हो जाएगा, निधन रस, है ना। संस्कृत में क्या होता है, यहाँ तो सीधा आपको नियम बता दिया गया है, विसर्ग के बाद यदि रा आ रहा है तो विसर्ग का लोप करके जो स्वर वर्ण होगा उसको दीर्घ हो जाएगा। संस्कृत में यही होता है, नी धन रस रहेगा, सबसे पहले विसर्ग के स्थान में सा होगा, सा के स्थान में रा होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक रोरी करके एक सूत्र होता है, ढलो पे पूर्व से दीर्घोण सूत्र है एक, उससे रा के बाद यदि रा आने पर एक रा का हो जाता है लोप, और पूर्व वाले स्वर का हो जाता है दीर्घ, ऐसा होता है, रा का लोप हुआ करता है। हिंदी में तो केवल सीधा सा नियम दिखा दिया गया आपको कि विसर्ग के बाद यदि रा है तो
विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो स्वर वर्ण है वहां पर उसको दीर्घ हो जाएगा, नीरस बन जाएगा। अच्छा, अन्वय था ना, अनुधन वय नहीं होगा। हाँ, अनुधन, इसी में तो कंफ्यूज कर देंगे ना, पूछ देंगे अन्वय का विच्छेद कीजिए, दे देंगे 4 ठो, अनुधन वय, अनधन वय, अनुधन आय, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर? अनुधन आय। भाई अगर आप वय कर देंगे तो स्वर संधि कहाँ से रह जाएगी? स्वर संधि का नियम ही कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, 2 स्वर वर्णों के मेल से स्वर संधि बनती है ना। तो क्या होगा? अनुधन आय होगा। यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा? यहाँ पर आपका यण संधि वाला है ना। क्या है नियम? इको यणचि, इको यणचि है ना। ये नियम तो तुरंत आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि अर्थ क्या है इसका, है ना। ठीक है, अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ है इक के स्थान पर यण होता है, कंडीशन है अच होना चाहिए सामने। अब ये तीनों नहीं पता है क्या है ना, एक यण और अच। अच मतलब होता है स्वर, स्वर तो जानते हैं ना, स्वर जानते हैं। इक मतलब होता है ई, उ और री। हिंदी में आप तीनों समझिए, री भी आता है लेकिन वो संस्कृत में आता है। एक मतलब क्या होगा? ई, उ और री। और यण मतलब होता है या, वा और रा। ठीक, ई, उ, री के स्थान पर या, वा, रा होता है, कंडीशन आपकी है स्वर वर्ण सामने होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई, उ, री, ऐसे करके लिख लीजिए। ई के स्थान पे या होता है, उ के स्थान पे वा होता है और री के स्थान पे रा होता है। ये सब हल है, लेकिन सामने क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ये फॉर्मूला लिख लीजिए इसके लिए, है ना। ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा। अब यहाँ पर क्या है? उ के बाद क्या है? स्वर वर्ण है ना भाई। उ के बाद स्वर वर्ण आ गया तो उ के स्थान में क्या हो जाएगा? उ के स्थान में क्या होगा? बोलिए, वा होगा। कर दीजिए उ के स्थान में वा, अन ना हल हो जाएगा। उ के स्थान में क्या कर दिया आपने? वा कर दिया। यहाँ पर क्या है? आए, जोड़ दीजिए सबको, क्या बन जाएगा? अन्वय बन जाएगा, है ना। चलिए, आया समझ में यण संधि? चलिए अगला, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। बताइए क्या है? रूपांतरण, रूपधन अंतरण, रूपधन आंतरण, रूपाधन अंतरण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, रूपांतरण का करना है ना, रूपधन अंतरण हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सर स्लाइड पूरी नहीं आ रही कि डी तो दिख ही नहीं रहा है ही नहीं क्या इसमें? डी है, रूपाधन। ठीक 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 ठीक, है ना। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा? रूपधन अंतरण। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ संधि, है ना भाई। यहाँ पर आ है पा में और यहाँ अंतरण का आ है, दोनों आ मिलके बड़ा बन जाएगा, दीर्घ संधि। अगला, दुराशा। बताइए, दूधन कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा है। दूधन आशा, दुराशा हो जाएगा। नियम कौन सा है इसमें? विसर्ग संधि खोलिए, विसर्ग के बाद छोटा अथवा बड़ा आने पर, हाँ, विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है? रा हो जाएगा, दुराशा बन जाएगा। आगे सर, मनोयोग, मनःधन योग हो जाएगा, मनोयोग बन जाएगा। मनोयोग वैसे बनता कैसे है? मनःधन योग कैसे बनेगा ये? हाँ, विसर्ग के स्थान पर सा होगा, सा के स्थान पे रू, फिर इसके स्थान पे उ, और मन उ योग, ये रहेगा उ और आ। यहां पर गुण संधि हो जाएगा, बन जाएगा मनोयोग, है ना। आगे, पौधनन, बार बार यही आ रहा है, अगला कर दीजिए, हो गया ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा
उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। क्या है इसमें? उद्धन श्वास, उच्चधन श्वास, उच्च धनवास अथवा उद्धन श्वास। क्या होगा? हाँ, उद्धन श्वास। क्या होगा? नियम नंबर कौन सा है हमारा? उद्धन। क्या होगा? उद्धन। नियम कौन सा है? ता के बाद यदि शा आता है तो ता के स्थान पे छा, ता के स्थान पे चा होगा और शा के स्थान पे छा होगा। नियम ये वाला लिखा था हमने एक, है ना? ता के स्थान पे चा हो जाता है और शा के स्थान पे छा हो जाता है, बन जाएगा आपका उच्छ्वास, है ना? क्योंकि भाई आधा शा है ना, तो आधा छा हुआ, उच्छ्वास बन जाएगा आपको उच्छ्वास। ठीक, व्यंजन संधि का नियम था यदि ता के बाद आपका शा आता है तो ता के स्थान पे चा होगा और शा के स्थान पे छा होगा। नियम खोल के देखिएगा, पता चलेगा, है ना? उच्छ्वास हो जाएगा। आगे सर क्या है? सच्चा का नहीं, गलत है ये, मिसप्रिंट हो गया मुझे लगता है। अगला कर दीजिए, एक, हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। निधन कलंक, बताइए कौन सा सही है इसमें? निष्कलंक तो है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। हाँ बिल्कुल, यदि विसर्ग के बाद आपको का, खा, पा, फा और टा और ठा यदि ये आते हैं तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य षकार होता है। अच्छा, 2 ऑप्शन, ओ सॉरी, हाँ तो ये वाला सही हो जाएगा, इसमें मूर्धन्य, इसमें अनुस्वार नहीं लगा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। इस तरह की गलतियां होती हैं एग्जाम में। देखिए, अगर आप बिंदी ना देखेंगे तो ये भी तो सही है ना? अगर तुरंत नहीं देखा तो इसमें आप गोला तुरंत भर सकते हैं और बाद में पता चले तो अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं है तो क्वेश्चन ही आपका एक गलत हो जाएगा, 2 गोले तो भर नहीं सकते हैं। इस तरह की ध्यान रखना है आपको, मुझे लगता है इसीलिए ये वाला ऑप्शन डाला भी गया है इसमें, है ना? कौन सा सही हो जाएगा? निष्कलंक, नीचे वाला। ठीक, हाँ, विसर्ग के बाद यदि का, खा, पा, फा और टा, ठा ये अगर आते हैं तो सघोष सघोष नहीं, केवल ये सघोष में तो फिर सभी आ जाएंगे ना, और भी तो वर्ण हैं इनके अलावा, वहां पर नहीं होता है। केवल यदि का, खा, पा, फा, टा, ठा अगर आता है तब होता है विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य षकार, है ना? अगला देखिए क्या हुआ। अगला, वाणी औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? बताइए। वाणी धन औचित्य क्या बनेगा? वाण्य औचित्य, वाण्य औचित्य, वाणी चित्य, वाण्य चित्य तो वाण औचित्य क्या बनेगा? क्यों बनेगा यहाँ वाण्य औचित्य ही? हाँ, कौन सा संधि है बताइए? स्वर संधि तो है। स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा संधि होगा? स्वर संधि के अंतर्गत यहां पर कौन सा संधि होगा बताइए? यण संधि होगा, अभी देखा था हमने, है ना? यण संधि का नियम था ई, उ और री, यदि इसके बाद स्वर वर्ण आता है तो ई के बाद स्वर वर्ण आ गया ना, है ना? तो ई के स्थान में क्या होगा? या होगा, तो कर दीजिए या। जब आप इस ई के स्थान में या कर देंगे, बाण ऋणा हल हो जाएगा ना। ई के स्थान में क्या कर दिया आपने? या कर दिया। यहाँ पर क्या है? औचित्य है। अब ये वाला जो औ है वो या से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? यह औचित्य बनेगा। आगे क्या बचा है? केवल बा और आधा णा, क्या बन जाएगा आपका? वाण्य औचित्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला और अंतिम आज का, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए कौन सा संधि होगा? अनु प्लस ईक्षण। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों नहीं होगा? ये और ये, बिल्कुल, यहां पर दीर्घ उकारांत है और अनु जो है ह्रस्व उकारांत होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये कट जाएगा। और यहां पर ह्रस्व उकारांत अनु तो सही है, लेकिन ईक्षण गलत है। ईक्षण जो होता, ईक्षण मतलब होता है देखना, ईक्षण का सही वर्तनी क्या है? बड़ा ईक्षा और ण, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। और अनधन वीक्षण ये होगा नहीं, अनुधन ईक्षण। कौन सा संधि है यहाँ पर? कौन सा संधि है? यण संधि है यहाँ पर भी, है ना। कैसे यण संधि है? ऊ के बाद स्वरवर्ण आ रहा है। यण संधि कब होता है? यण संधि कब होता है? ई, ऊ और री, इनके बाद यदि स्वरवर्ण आए, है ना, ई के बाद, ऊ के बाद और री के बाद यदि कोई स्वरवर्ण आता है तो ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा होता है। तो यहां पर क्या है? ऊ है ना, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान पे बा हो जाएगा। अब जब आपने ऊ के स्थान पे बा कर दिया तो ना हल हो जाएगा ना। ऊ के स्थान पे क्या कर दिया आपने? वाह, बा भी हल है और यहाँ पर ईक्षण है। मिला दीजिए सबको, वीक्षण आधा ना अन्वीक्षण बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट कल देखते हैं बाकी। धन्यवाद।